हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज। इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन किए हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम पूरे क्वेश्चन को इस तरह से देख रहे हैं कि ये एनसीईआरटी के किस चैप्टर से लिए गए हैं और साथ साथ में किस पेज नंबर से लिए गए हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर उसका सही आंसर ही नहीं लगा रहे, साथ में बाकी के 3 ऑप्शन हैं उनको भी अच्छे से पूरे डिटेल में देख रहे हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आगे अगर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमारा एक तरीके से एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ तैयार हो जाता है। ठीक है, कि आगे भी किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड GATT का रूपांतरण विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में निम्नलिखित किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन 1 है 1948 में, ऑप्शन दूसरा है 1987 में, ऑप्शन तीसरा है 1995 में, ऑप्शन 4 है 1958 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, आज जो क्वेश्चन हम लेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन होंगे। क्लास 12th की बुक है जिसका नाम है, देखो ये वाला क्वेश्चन तो लिया गया है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, क्लास 12 की जो बुक है अपनी एनसीईआरटी की, और उसका चैप्टर है 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। और इसका पेज नंबर है 85, जहाँ से ये क्वेश्चन हम और डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी के जितने भी क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं अपने वीडियो में, तो बाकी के जो 9 क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन होंगे अपनी जो क्लास 12th की बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसी से होंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड GATT का रूपांतरण विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में किस वर्ष हुआ। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ये GATT है, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, और इसने कार्य करना शुरू किया था 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, इसके जो रूल रेगुलेशंस थे वो 1 जनवरी 1948 से लागू थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये GATT ही जो है लास्ट में 1 जनवरी 1995 को WTO में परिवर्तित इसको कर दिया गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुद्री तट पर कोची बंदरगाह अवस्थित है। ऑप्शन 1 है मालाबार तट, दूसरा है कोरोमंडल तट, तीसरा है आंध्र तट, चौथा है ओडिशा तट। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से। देखो, ये बाकी क्वेश्चन मैंने जैसे बोला कि जो 12th क्लास की बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसी से है, लेकिन चैप्टर कौन सा होगा ये। ठीक है, तो चैप्टर होगा ये इसका 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसका नाम है, और पेज नंबर है इसका 131, जहाँ से आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि किस समुद्री तट पर कोच्चि बंदरगाह है। देखो, सबसे पहले हम जैसे भारत का मैप देखते हैं, ये जैसे भारत का मैप हो गया। ठीक है, तो इसमें है मालाबार तट, जो केरल के आसपास का जो तटीय क्षेत्र है उसको कहा गया है मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, दूसरा है कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वो है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट। फिर है इसके ऊपर में आंध्र तट। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, और फिर इसके ऊपर है ओडिशा तट। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कोची बंदरगाह, तो कोची बंदरगाह हम सभी जानते हैं कहाँ है। कोची बंदरगाह ये है केरल में। तो केरल में मालाबार तट कहाँ है, ये केरल का जो ये वाला एरिया है, समुद्र तटीय एरिया है, ये है केरल मालाबार तट, और यहीं पर है कोची बंदरगाह, ये जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और ये कोची बंदरगाह एक यहाँ पर देखो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक लाइन बता देती हूँ आपको मैं, कि यहाँ पर एक है वेवनाथ झील है। ठीक है, वेवनाथ कयाल। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। ये वाला क्वेश्चन हमने AMRS के जो PYQs किए थे उसमें देखा था, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो इसका सही आंसर हो गया कि समुद्री तट के कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, मालाबार तट पर। देखो, दूसरा है कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट ये वाला कौन सा एरिया है, ये है तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वो है कोरोमंडल तट। तो इसका प्रसिद्ध जो पतन है वो है चेन्नई पतन, ये बहुत ही पुराना पतन है, चेन्नई पतन।
देखो, जो पूर्वी तट पर जितने भी बंदरगाह हैं वो लगभग सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं, और जो पश्चिमी तट पर जितने भी बंदरगाह हैं वो सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं, और जो पूर्वी तट पर बंदरगाह हैं वो लगभग सभी कृत्रिम बंदरगाह हैं। ठीक है। ऐसे ही है एक विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम का हम सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश का प्रमुख पत्तन है विशाखापट्टनम। ठीक है। ये भी एक कृत्रिम मतलब भू आबद पतन है ये। एक है ओडिशा। तो ओडिशा का सभी जानते हैं, इसका है पारादीप पतन। ठीक है। तो हमने चारों ऑप्शन देख लिए हैं। केरल तट पर है कोची पतन, और कोरोमंडल तट पर है चेन्नई पतन, आंध्र तट पर है तमिलनाडु पतन, और ओडिशा तट पर है पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 निम्नलिखित किस राज्य में क्रियाशील है? ऑप्शन 1 है केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है ओडिशा, चौथा है असम। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? सबसे पहले तो अपनी 12th की बुक है जिससे ये क्वेश्चन लिया गया है, और चैप्टर है इसका 10, जिसका नाम है परिवहन और संचार। ठीक है। और पेज नंबर है इसका 80। ये तो है जो न्यू एनसीईआरटी है उसका है, और जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसका है 120 पेज नंबर, जहाँ पर एक सारणी बनाकर दी हुई है। मैंने न्यू वाली एनसीईआरटी का इसलिए बोला है कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ नेशनल वाटर पार्क 3 ही दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें 5 दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इसका जिक्र यहाँ किया है। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि जलमार्ग संख्या 3 निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रियाशील है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें ये बाकी के सारे नेशनल वाटर पार्क हैं वाटर मार्ग हैं, ये भी हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले है नेशनल वाटर मार्ग, एक है इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है। और ये सबसे लंबा जलमार्ग है, इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है। ऐसे ही दूसरा जलमार्ग है, ये है सदिया से धुबरी तक है, सदिया से धुबरी तक है, इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। ठीक है। तीसरा है कोटापुरम से कोल्लम तक। ठीक है। ये कहाँ है? ये केरल में है, और इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। मैं लंबाई साथ साथ में इसलिए बताती जा रही हूँ क्योंकि हो सकता है आगे आने वाली एग्जाम में इनका क्रम पूछ ले कि कौन सा जलमार्ग सबसे लंबा है और कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है। तो चौथा है, ये 3 सिर्फ पुरानी वाली एनसीईआरटी में है, नई वाली एनसीईआरटी में 4 और 5 भी दिए हुए हैं। ठीक है। तो चौथा है काकीनाडा से पुदुचेरी, और इसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर। ठीक है। और एक पांचवा है, ये है मतलब ये जो ओडिशा और उसको जोड़ता है वेस्ट बंगाल को। ठीक है। ओडिशा और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है, और इसमें कई नदियों के नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पे, मताई है, महानदी है, ब्राह्मणी नदी है, ईस्ट कोस्ट कैनाल है, इन सबको भी जो नेशनल जलमार्ग 5 है वो जोड़ता है, और इसकी लंबाई यहाँ दी हुई है 588 किलोमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से इनको देख लेते हैं फटाफट। नेशनल जलमार्ग 1 है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। दूसरा है सदिया से धुबरी के बीच में, इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। तीसरा है कोटापुरम से कोल्लम के बीच में, इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। चौथा है काकीनाडा से पुदुचेरी के बीच में, इसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर। चौथा है ओडिशा और वेस्ट बंगाल को जोड़ता है, और कई नदियों के नाम भी मैंने इसमें साथ में बताए जो इसको जोड़ती हैं। ठीक है। इसकी लंबाई है 588 किलोमीटर। ठीक है। तो इसका जो अपना पूछा है जलमार्ग 3 का, तो इसका आंसर 1 सही हो जाएगा, केरल कोटापुरम से कोल्लम के बीच में। तो सबसे लंबा कौन सा है? देखो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। सबसे लंबा है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, उसके बाद में है सबसे लंबा है 1, फिर उसके बाद में आ जाएगा नेशनल जलमार्ग है 2, फिर उसके बाद आएगा नेशनल जलमार्ग है सबसे पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है। ठीक है। 1 4 2, फिर उसके बाद में आ जाएगा 5, और उसके बाद आ जाएगा 3। ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं 142 53। ठीक है। इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है।
आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं, इसीलिए हमें ये सारे जलमार्ग अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष में IRS-1A उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? ऑप्शन एक है 1975 में, दूसरा है 1983 में, तीसरा है 1988 में, चौथा है 1952 में। देखो ये वाला क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल की बुक है अपनी क्लास 12th की, उससे लिया गया है, ठीक है। जो क्लास 12th की बुक है प्रैक्टिकल की, उससे ये वाला क्वेश्चन लिया गया है और इसका चैप्टर है 7 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, जिसका नाम है सुदूर संवेदन का परिचय। देखो जो ये IRS-1A है, ये 17 मार्च 1988 को इसका सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है। और ये भारत का पहला सफल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का पहला सफल रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा IRS-1A, ठीक है। और इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? ये किया गया था 17 मार्च 1988 को। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपग्रह अधिनियम को निम्नलिखित किस वर्ष में लागू किया गया है? ऑप्शन एक है 1974 में, दूसरा है 1977 में, तीसरा है 1986 में, चौथा है 1997 में। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्लास 12th की बुक है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, ठीक है। और इसका चैप्टर है जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, चैप्टर नंबर 6 है जल संसाधन, ठीक है, जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें पूछा है जल उपकर। देखो सबसे पहले देखते हैं 1974 में जो है जल अधिनियम बना था, जल अधिनियम 1974। तो इसमें पूछा है जल उपकर अधिनियम, तो ऑप्शन 2 है 1977 में बना था जल उपकर अधिनियम, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका, 1977। एक और दी हुई है कि 1986, तो 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए। 1974 में जल अधिनियम, 1977 में जल उपकर अधिनियम। देखो बहुत ही छोटा सा अंतर है दोनों में, जल अधिनियम और जल उपकर अधिनियम में, ठीक है। और 1986 में है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक है नीरू मीरू कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य से जुड़ा है, दूसरा है रोलेगन सिद्धि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव है, तीसरा है जल क्रांति अभियान खाद्य सुरक्षा हेतु 2017-18 में आरंभ किया गया, चौथा है अरवारी पानी संसद उत्तरी बिहार में वृक्षारोपण में सक्रिय है। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्लास 12th की बुक है भारत, लोक अर्थव्यवस्था, और चैप्टर है इसका 6 जल संसाधन। जो लास्ट वाला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से था, ठीक है। और पेज नंबर है इसका 68 जहाँ से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, मतलब 3 गलत हैं और एक सही होगा। तो नीरू मीरू कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य से जुड़ा है, तो पहला इसका गलत हो जाएगा। नीरू मीरू ये है तमिलनाडु से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश इसका सही होगा। नीरू मीरू कार्यक्रम कौन से राज्य से जुड़ा है? ये जुड़ा है आंध्र प्रदेश से। दूसरा है रोलेगन सिद्धि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव है, तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। और जो ये रोलेगन सिद्धि गांव है, ये जल संभर विकास का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जल संभर विकास, ठीक है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जल क्रांति अभियान खाद्य सुरक्षा हेतु 2017-18 में आरंभ हुआ, ये 17-18 में नहीं होगा, ये होगा 2015 और 16 में, ठीक है। चौथा ऑप्शन है अरवारी पानी संसद उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार में नहीं है, ये है राजस्थान के अलवर जिले में। अलवर जिला कहाँ का? राजस्थान का। तो चौथा भी इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन एक है ध्वनि प्रदूषण को डॉब्सन इकाइयों में मापा जाता है। दूसरा है श्वसन नली शोथ रोग जल प्रदूषण द्वारा होता है। तीसरा है नगरीय धूम्र कोहरा वायुमंडलीय प्रदूषण के द्वारा होता है। चौथा है नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रण एवं निपटान भारत के गैर महानगरीय नगरों में दक्षतापूर्ण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है, क्लास 12th की बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, और इसका चैप्टर है 12 जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। और ये सभी अलग अलग पेज नंबर से लिए गए हैं, इसलिए मैंने पेज नंबर नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें सही कथन का चयन करना है, मतलब एक सही होगा और बाकी 3 गलत होंगे। ध्वनि प्रदूषण को डॉब्सन इकाइयों में मापा जाता है, ये यही गलत हो जाएगा, डॉब्सन में नहीं, ये मापा जाता है ध्वनि को डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल में। तो पहला गलत है। दूसरा है श्वसन नली शोथ रोग जल प्रदूषण के द्वारा होता है। देखो ये जल प्रदूषण के द्वारा नहीं होगा, ये होगा वायु प्रदूषण के द्वारा, ठीक है। तो इसका दूसरा भी गलत है। तीसरा है नगरीय धूम्र कोहरा वायुमंडलीय प्रदूषण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्योंकि नगरीय धूम्र कोहरा वायुमंडलीय प्रदूषण के द्वारा होता है, ये आजकल दिल्ली में बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं, नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रण एवं निपटान भारत के गैर महानगरीय नगरों में दक्षतापूर्ण हो रहा है। तो ये भी इसका गलत हो जाएगा, दक्षतापूर्ण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन अपना 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है झाबुआ जिला महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा है झाबुआ जिले में गोंड जनजाति का उच्च सांद्रण है। तीसरा है झाबुआ प्रशासन ने साझी संपदा संसाधन का बिना जन सहभागिता के प्रबंधन किया है। चौथा है जल संभरण प्रबंधन उपागम से झाबुआ जिले के लोगों की आजीविका में सुधार हुआ है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा इसका। देखो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपनी क्लास 12th की बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, और उसका जो है चैप्टर यही पहले वाला ही चैप्टर है 12वां। इसका एक लंबा सा नाम है भौतिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ठीक है। और इसके पेज नंबर पर हम देखेंगे 144 पेज नंबर पर एक केस स्टडी दी हुई है जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि सबसे पहले कि झाबुआ जिला महाराष्ट्र में स्थित है, तो पहला ही इसका गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र में नहीं है, ये है एमपी में स्थित है, ठीक है। दूसरा है झाबुआ जिले में गोंड जनजाति का उच्च सांद्रण है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, गोंड जनजाति का नहीं है, यहाँ है भील जनजाति का सांद्रण अधिक है। तीसरा है, तो पहला और दूसरा गलत हो गया, सही आंसर पूछा है इसमें, ठीक है। सही कौन सा है, एक सही बताना है। झाबुआ प्रशासन ने साझी संपदा संसाधन का बिना जन सहभागिता के प्रबंधन किया है। देखो बिना जन सहभागिता के नहीं किया, जन सहभागिता के साथ प्रबंधन वहाँ किया है। तो ऑप्शन इसका 3 भी गलत हो जाएगा। चौथा है जल संभरण प्रबंधन उपागम में झाबुआ जिले के लोगों की आजीविका में सुधार हुआ है। तो चौथा आंसर, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग 90% धरातलीय एवं भौम जल का निम्नलिखित किस सेक्टर में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है कृषि, दूसरा है नगरीय, तीसरा ऑप्शन है शक्ति एवं उद्योग, चौथा है घरेलू। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12th की बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, चैप्टर है इसका 6 जिसका नाम है जल संसाधन, और पेज नंबर पर हम देखेंगे ये वाला 63 पर, ठीक है। पेज नंबर है इसका 63 जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि भारत का लगभग 90% धरातलीय है, 90% धरातलीय और भौम जल का, देखो धरातलीय 90% धरातलीय एवं भौम जल का निम्न किस सेक्टर में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका कृषि। तो वो कृषि में क्या होता है कि लगभग 92% तो धरातलीय जल, धरातलीय जल का, ठीक है। और 89%, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, कृषि में लगभग 89% धरातलीय जल का, धरातलीय जल, और 92% भौम जल,
भौम जल का यूज होता है किसमें, कृषि में। तो इसने पूछा है लगभग 90% के आसपास, तो 90% के आसपास ये दोनों हो जाएंगे। 89% धरातलीय जल का और 92% हो जाएगा भौम जल का यूज किसमें किया जाता है, कृषि में किया जाता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी बेसिनों में से कौन सा दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। ऑप्शन 1 है कृष्णा नदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कावेरी, चौथा है तापी। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, जो पहले वाला लिया गया था सेम उसी से लिया गया है, मतलब क्लास 12th की बुक है वही, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, और चैप्टर है इसका 6 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। और पेज नंबर ये अलग अलग पेज नंबर पे दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने पेज नंबर नहीं लिखा है। तो इसमें पूछा है कि दक्षिणतम में स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो सबसे ऊपर ही ऊपर आती है कावेरी, सॉरी तापी, नर्मदा तापी जैसे हम देखते हैं लगभग प्रायद्वीपीय भार और उत्तरी मैदान को अलग करती है ये, ठीक है तापी। एक ट्रिक है गोक्रमन का, गोक्रमन का, ठीक है। तो सबसे पहले आती है तापी, गोक्र का मतलब होता है गोदावरी, ठीक है। ये क्रम है उत्तर से दक्षिण तक का, उत्तर से दक्षिण की ओर। और इसमें हमें पूछा है दक्षिणतम भाग में कौन सी नदी स्थित है, तो गोदावरी है। क का हो जाएगा कृष्णा, मैं का महानदी, यहाँ आपने दी हुई नहीं है, और का हो जाएगा कावेरी, ठीक है कावेरी। तो सबसे उत्तर में ये है उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ आ जाएगा उत्तर और ये है दक्षिण। तो उत्तर में है तापी, उसके नीचे है गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर है कावेरी। तो इसका दक्षिणतम भाग ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कावेरी। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखेंगे।